Student, today topic is product of photosynthesis. अभी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को रीड आउट करना है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी फोटोसिंथेसिस के बारे में। अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्या होता है फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या क्या, प्रोडक्ट का मतलब जो प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है इसके अंदर, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो इसके बारे में स्टडी करना कि क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। द इनिशियल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ए कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज को प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन जो ये कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला भी कल मैंने आपको लिखवाया था C6H12O6। इट इज कन्वर्टेड टू स्टार्च। कह रहा है कि जो ग्लूकोज है वो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। In fact, presence of starch in the leaves indicate the occurrence of photosynthesis। कह रहा है कि अगर स्टार्च प्रेजेंट है लीव्स में, पत्तियों के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है? इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी तो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज का क्या बनता है? स्टार्च। तो स्टार्च अगर लीव्स में प्रेजेंट तो इसका मतलब वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, इससे ये इंडिकेट होता है। कार्बोहाइड्रेट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि मैंने अभी आपको ग्लूकोज का फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला होता है ग्लूकोज का? C6H12 एंड O6। यहाँ पे लिख देता हूँ H12O6। ये है ग्लूकोज का फार्मूला, एक ना ग्लूकोज। इसका फार्मूला अभी इसने कहा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीज प्रेजेंट होती है। कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन। ये रहा कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, तीनों चीज प्रेजेंट है। सम कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कन्वर्टेड टू प्रोटीन एंड फैट। कह रहा है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट जो बाद में प्रोटीन में और फैट में कन्वर्ट हो चुका होता है। बिसाइड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोटीन आल्सो कंटेन नाइट्रोजन। अब कह रहा है कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड की चेन होती है, और अमीनो एसिड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब ये नाइट्रोजन आता कहाँ से है, अभी मेरे ख्याल से यहीं पे बता देंगे या फिर अगले टॉपिक में बताएंगे नाइट्रोजन कहाँ से आता है प्लांट के अंदर। दिस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर। यहीं पर बता रखा है कि जो नाइट्रोजन है वो एयर में प्रेजेंट होता है। हमारा जो वायुमंडल है उसमें हवा होती है, काफी टाइप की एयर प्रेजेंट होती है, काफी टाइप की गैसेस प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल लाइक आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन का डायरेक्ट प्लांट यूज नहीं कर सकता। पहले वो नाइट्रोजन जाएगा मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर, वो नाइट्रेट बनाएगा, फिर प्लांट उस नाइट्रेट को यूज करता है। बट प्लांट कैन नॉट यूज दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली। बता रखा अगली लाइन में ही कि प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल। कह रहा है कि मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। So, some bacteria present in the soil convert gas nitrogen into usable form which is soluble and is therefore absorbed by root along with water। कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि लंगोमिनस प्लांट की रूट्स में होता है। जो फलीदार पौधा होता है उसकी रूट में होता है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया ये काम करता है, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको सोलुबल फॉर्म में, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। अब उस नाइट्रेट का प्लांट यूज करते हैं। रूट आर आल्सो एबल टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजस कंपाउंड प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर दैट आर एडेड टू द सोइल। कह रहा है कि जो फर्टिलाइजर होते हैं हमारे उर्वरक, जो हम मार्केट से लाते हैं, जो आपने कई बार देखा होगा, हम DAP का कट्टा लाते हैं जो खेत में डालते हैं, तो जो ये जो फर्टिलाइजर है, इन फर्टिलाइजर में नाइट्रोजनस मैटेरियल होता है जो प्लांट यूज करते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे आइए। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में और किस किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, कैसे न्यूट्रिशन करते हैं प्लांट, कैसे उनके पास फूड आता है और कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं, ये पढ़ना है इस टॉपिक में।
सम प्लांट कैन नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। कह रहा है कि कुछ प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में कि क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो हरी पत्तियों में होता है और ये सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को गेन करता है और सनलाइट को गेन करने के बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। लेकिन कई पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो वहां पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी तो वे अपने फूड पाएंगे, सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, नहीं बना पाएंगे फूड। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वे फूड पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोडक्ट बाय अदर प्लांट। कह रहा है कि ये प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर फॉर हेट्रोट्रोपिक। इसलिए जो ये प्लांट होते हैं इनका जो न्यूट्रिशन मोड होता है उसको बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो मोड हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, ऑटोट्रोपिक्स और हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक्स जो अपना फूड प्रिपेयर अपने आप प्रिपेयर करते हैं और हेट्रोट्रोपिक जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये प्लांट इनको बोलेंगे हेट्रोट्रोपिक। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने आप नहीं बनाते हैं, अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो द हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। कह रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म, इनको हम हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रोपिक प्लांट कैन बी ऑफ फ्लोइंग टाइप। हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स भी कई टाइप के होते हैं। अभी देखना, देखो कुछ बताएगा भी कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला है पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिशन कंप्लीटली और पार्शियली फ्रॉम अनदर प्लांट। देखो अभी हमने ओनली पैरासिटिक प्लांट के बारे में पढ़ना है कि पैरासिटिक प्लांट कौन से होते हैं। पैरासिटिक प्लांट वे प्लांट होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे प्लांट से लेते हैं। इसमें एक चीज और भी बताई है, पार्शियली और कंप्लीटली। या तो अपना सारा का सारा फूड ले या फिर फूड का कुछ पार्ट किसी दूसरे प्लांट से ले, उनको बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट। द प्लांट फ्रॉम विच द पैरासिटिक ऑब्टेन न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होस्ट प्लांट। अब कह रहा है कि होस्ट प्लांट क्या होता है। होस्ट प्लांट वो प्लांट होता है जहां से उस प्लांट को फूड मिलता है। जैसे कि एक प्लांट है, वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड है खाने के लिए, दूसरे प्लांट से उसको खाना मिलता है, तो वो दूसरे वाला प्लांट है उसको बोलेंगे होस्ट प्लांट, क्योंकि दूसरे प्लांट से पहले वाले प्लांट को फूड मिल रहा है। द पैरासिटिक प्लांट स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ द होस्ट प्लांट। अब कह रहा है कि होस्ट प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है इससे। क्यों? क्योंकि होस्ट प्लांट के पास जो फूड है वो किसी दूसरे प्लांट को दे रहा है, तो एनर्जी दूसरे प्लांट के पास चली गई, पहले वाले प्लांट के पास एनर्जी कम रहेगी, इसलिए उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। Therefore, it is harmful to the host plant. The parasitic plant slow down the growth of the host plant. यही चीज रिपीट कर रखी है दोबारा। One such plant is cascata, अमरबेल, डोगर, डोडर। देखो कैस्केटा के बारे में हमने कई बार सुना होगा, अमरबेल के बारे में सुना होगा। ये एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल है। इट कैन बी ऑब्जर्व बाय येलोविश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विदाउट लीव्स। कई बार देखी होगी आपने अमरबेल आपके आस पड़ोस में, कि जो अमरबेल होती है वो येलोविश थ्रेड लाइक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, पीले रंग का, येलो कलर का, जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर होती है। वो अकेली अपने आप अपना फूड नहीं बना सकती, इसलिए वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर होती है और जिस प्लांट के ऊपर रहेगी उसी से अपना फूड लेती है। कैस्केटा इज ए पैरासिटिक सिंस इट derive its nutrition from some other living organism and cause harm to that organism। कह रहा है कि जो कैस्केटा है वो पैरासिट्स है और ये अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेती है और जिस ऑर्गेनिज्म से लेती है वो उसके लिए हार्मफुल होता है। क्यों हार्मफुल होता है? क्योंकि होस्ट प्लांट के लिए हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि होस्ट प्लांट अपनी एनर्जी को, अपने फूड को पैरासिटिक प्लांट को दे रहा है। ये पैरासिटिक प्लांट थे। उसके बाद अगला हमारा इंसेक्टिवोर्स प्लांट, जो इंसेक्ट से अपना फूड लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है, पिक्चर प्लांट। ये प्लांट है, इसके अंदर ये इसका माउथ होता है और यहाँ पर जब कोई इंसेक्ट आता है तो अपने माउथ को क्लोज कर लेता है, वो इंसेक्ट अंदर जाएगा और ये प्लांट उस इंसेक्ट से अपना फूड ले लेता है, उसको मार के, डेड करके। Some plant grow in harass soil condition where the soil is deficient in nitrogen compound. Such plant therefore depend upon animal source to meet their nitrogen requirement। कह रहा है कि जो ये इस तरह के इंसेक्टिवोर्स प्लांट होते हैं
ये हराश सोइल कंडीशन में होते हैं। हराश सोइल वो होती है जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। तो प्लांट के लिए नाइट्रोजन एक मिनरल है, नाइट्रोजन से उन्हें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलता है। तो जिस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन नहीं होगा वहां पर इंसेक्टिवोर्स प्लांट होते हैं। अब उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? कह रहा है कि उनको नाइट्रोजन मिलेगा किसी दूसरे एनिमल से, किसी दूसरे एनिमल से वे अपना एनिमल लेंगे, सॉरी नाइट्रोजन लेंगे। These plant attract the insect with the help of their attractive color। कह रहा है कि जो ये प्लांट है इनका जो कलर होता है वो अट्रैक्टिव होता है, इसलिए जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं वो इस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। Scent and nectar and lure them into trap। कह रहा है कि वे इनकी जो कलर है और इनकी जो स्मेल है, जो नेक्टर है, वो दूसरे इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। Some part of such plant are modified to trap insect। कह रहा है कि इन प्लांट का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए, इंसेक्ट को ट्रैप का मतलब है रोकने के लिए, बंद करने के लिए, कवर करने के लिए मॉडिफाई हो चुका है। जैसे कि ये एग्जांपल दिखा रखा है यहाँ पे पिक्चर प्लांट का, इसका जो ये वाला पार्ट है ये इस तरह से मॉडिफाई हो चुका है कि यहाँ पर जब कोई इंसेक्ट आएगा तो उसको ये ट्रैप कर लेगा, ट्रैप का मतलब कवर कर लेगा उसको। फॉर एग्जाम्पल, लीफ ऑफ द पिक्चर प्लांट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म ए पिक्चर विद ए लीड। दिस लीड इज एबल टू ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर प्लांट। ये पिक्चर प्लांट की लीफ है जो इस तरह से मॉडिफाई हो चुकी है कि इसके पास कोई इंसेक्ट आता है तो उसके ट्रैप कर लेता है। द पिक्चर इज ए lined with downward pointing hair। When an insect enter it cannot climb back out against the hair and ultimately fall to the bottom of the leaf। कह रहा है कि जब इसके अंदर कोई इंसेक्ट आता है तो यहाँ पर ये तीन हेयर है, छोटे छोटे हेयर है, वे अपने आप को इस तरह से कवर कर लेंगे ऊपर से कि वो जो इंसेक्ट वो बाहर नहीं आ पाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो इंसेक्ट है वो इसके बॉटम में चला जाएगा नीचे। It cannot climb back out against the hair and ultimately fall to the bottom of the leaves to be digested by the juice contained there। Such insect-eaten plant are called insectivores। ये insectivores plant था। उसके बाद अगला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अदर ऑर्गेनिज्म। अभी तो हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था, अब और भी काफी सारे ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में भी हमने पढ़ना है कि कौन कौन सा मोड होता है ऑर्गेनिज्म में। सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Sapro mean rotten and tropic mean food, rotten food। Saprotropic nutrition is the process by which the organism feed on dead and decaying matter। This is important कि saprotropic nutrition कौन सा होता है, उसके अंदर क्या होता है। saprotropic mode of nutrition में जो organism है वो dead and decaying matter से अपना food लेता है। डेड का मतलब मरा हुआ, डिकेइंग जो मरा हुआ, गला हुआ, सड़ा हुआ मैटर है वहां से। मान लो कि हमारे आसपास कुछ प्लांट है वे डेड हो गए, मर गए, तो उनको हम किसी कॉर्नर में डाल देते हैं, वे गल जाते हैं, तो वहां से जो खाना लेगा, जो ऑर्गेनिज्म वहां से अपना डेड और डिकेइंग मैटर से जो खाना लेता है उनको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस प्लांट डू नॉट हैव लीव्स। द फूड इज डाइजेस्ट आउटसाइड द सेल और इवन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि जो ये प्लांट होते हैं इनकी लीव्स नहीं होती है, पत्तियां नहीं होती है। मशरूम का एग्जांपल सुना होगा आपने, मशरूम देखी भी हुई किसी लकड़ी पर या फिर भूसा होता है कॉर्नर में उसके ऊपर हो जाती है मशरूम। ये इनकी कोई पत्तियां नहीं होती है। ये सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मशरूम का, क्योंकि वो किसी गले सड़े मटेरियल से अपना खाना लेती है। दूसरी बात ये है कि जो सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके अंदर जो फूड होता है वो बॉडी के अंदर भी डाइजेस्ट किया जा सकता है और बॉडी के बाहर भी डाइजेस्ट हो सकता है। देखो ये रखा, डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल और इवन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बॉडी के बाहर डाइजेस्ट किया जाता है फूड को, विच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कि बॉडी से बाहर जब डाइजेशन होता है, जैसे हम ह्यूमंस होता है जो खाना खाता है फिर उसको अपने स्टमच के अंदर उसको डाइजेस्ट करता है, लेकिन जो ये सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके अंदर फूड को बॉडी से बाहर डाइजेस्ट कर लिया जाता है। वो कैसे होता है कि जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं सेप्रोट्रोपिक, ये अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम बाहर रिलीज कर देते हैं, तो एंजाइम जब उस फूड के ऊपर जाएगा तो फूड बाहर डाइजेस्ट हो जाएगा, बाद में वहां से जो एनर्जी मिलेगी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट। द ऑर्गेनिज्म सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस डायरेक्टली ऑनटू द फूड। देखो अभी यही बता रहा है कि ये डाइजेस्टिव जूस है, एंजाइम है जो फूड के ऊपर रिलीज कर देता है। द डाइजेस्ट
मेक द फूड सोलुबल एंड द ऑर्गेनिज्म देन एब्जॉर्ब इट। कह रहा है कि जो अभी इसने जो जूस बाहर फूड के ऊपर रिलीज किया है, उससे जो ये फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, सोलुबल हो जाएगा, और बाद में इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। सम ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर राइजोपस। अब एग्जांपल बता रहा है राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर फोई देखी होगी, वो राइजोपस होता है। मकर, पिन मोल्ड, ईस्ट, एग्रिकस, मशरूम एंड मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया इसके एग्जांपल है सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। ये इसके डायग्राम दिखा रखे हैं। मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर कोई आती है, मशरूम है, और ब्रेड मोल्ड। उसके बाद जो अगला है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। Sometimes two organisms live in close association and develop a relationship that beneficial to both। देखो ये हमारी लाइन काफी इंपोर्टेंट लाइन है। इस लाइन में देखो इसने क्या बताया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब देखो ये अगली लाइन में बता रखा, सिम्बायोट टू लाइव टुगेदर, कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में जीवित रहते हैं। कैसे जीवित रहेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल होता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म पहले वाले के लिए यूजफुल होता है। वो कैसे होता है, समटाइम टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म लाइव इन क्लोज एसोसिएशन, आपस में जीवित रहते हैं, एंड डेवलप ए रिलेशनशिप दैट इज बेनिफिशियल टू, और दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप हो जाता है जो दोनों प्लांट के लिए बेनिफिशियल होता है। सम एल्गी एंड फंजाई लाइव इन रूट ऑफ ट्री। अब इसका एग्जांपल है, कुछ एल्गी और फंजाई होती है, लिव इन रूट ऑफ ट्री, पेड़ की जड़ के अंदर रहती है। नीचे डायग्राम दिखा रखा है। These receive shelter and nutrition and in return help the tree to absorb water and mineral more efficiently। कह रहा है कि जो एल्गी और फंजाई होते हैं ये पेड़ की जड़ में रहती है, तो जब वो पेड़ की रूट्स में रहेगी, ट्री की रूट्स में है, तो रूट को भी इस चीज का बेनिफिट है कि उसके रूट में एल्गी और फंजाई है, और एल्गी और फंजाई को भी इस चीज का बेनिफिट होता है कि पेड़ की रूट्स में रहती है। क्या बेनिफिट होता है कि रूट को ये बेनिफिट है कि रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसमें फंजाई और एल्गी हेल्प करती है। तो एल्गी और फंजाई है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में, साथ साथ मिनरल को एब्जॉर्ब करने में प्लांट की हेल्प करती है। और एल्गी और फंजाई का क्या बेनिफिट होगा रूट में रहने का, वो बेनिफिट होगा कि वे शेल्टर और न्यूट्रिशन, शेल्टर का मतलब होता है कि अपने रहने के लिए कोई निवास स्थान होना रहने के लिए, और साथ में एल्गी और फंजाई को न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट की रूट से। लीचन इज ए लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन ए फंगस एंड एन एल्गा। देखो अब लीचन का एग्जांपल बता रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लीचन। इसका यूज किया जाता है पीएच पेपर बनाने के लिए, जो हमें एसिड और बेस का पता लगाते हैं लीचन। तो जो लीचन होता है, ये नीचे डायग्राम में दिखा रखा लीचन, जो ये लीचन है वो फंगस और एल्गा का एक मिक्सर होता है। फंगस और एल्गा जहाँ पर दोनों इकट्ठी होती है उसको बोलते हैं लीचन। द फंगस एब्जॉर्ब वाटर। देखो यहाँ पर अब दोनों का रिलेशनशिप का बेनिफिट है कि फंगस क्या काम करता है और एल्गी क्या काम करता है। ये फंगस है वो तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, और जो एल्गिया है वो फूड को प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस से। दोनों का बेनिफिट हो रहा है। देखो जी यहाँ पर ये लीचन है, जो ग्रीन कलर का है वो तो एल्गा है, और इसके नीचे हमें एक व्हाइट कलर का और मिलेगा, वो फंगस है। फंगस का और एल्गा का दोनों को बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट है कि जो एल्गा वो ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर का इसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कर लेगा, और इसके नीचे वाला पार्ट है वहां पर एक व्हाइट कलर का होगा फंगस, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा फंगस, और सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा एल्गा, और दोनों मिलकर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे, जो फूड बनेगा उसका दोनों यूज कर लेते हैं। ये लुमिनस प्लांट है जो अभी आगे पढ़ेंगे। राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया होती है जो फलीदार पौधा, लेगुमिनस प्लांट होता है फलीदार पौधा, उसकी रूट में होता है ये बैक्टीरिया। राइजोबियम इज ए बैक्टीरियम दैट लिव इन रूट ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। अभी इसने बताया कि लेगुमिनस प्लांट है उसकी जड़ में रहता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। इट कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू यूजेबल फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। कह रहा है कि जो राइजोबियम है वो फलीदार पौधे की रूट में रहता है, और इसका काम होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, सोइल के अंदर
मिलाना। द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरियम। कह रहे हैं कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो फलीदार पौधे लेगुमिनस प्लांट की रूट में रहता है। तो रूट में रहने का दोनों को बेनिफिट है, प्लांट को भी बेनिफिट है और बैक्टीरिया को भी। राइजोबियम बैक्टीरिया को ये बेनिफिट है कि उसको शेल्टर मिल रहा है, स्थान मिल रहा है रहने के लिए, फूड मिल रहा है, फूड इसको प्लांट से मिलेगा। और प्लांट को क्या बेनिफिट है? प्लांट को बेनिफिट ये है कि जो राइजोबियम है वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन कन्वर्ट करके देता है, ये बेनिफिट है। हाउ आर न्यूट्रिएंट रिप्लेस इन द सोइल, कि अभी जो पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे हम राइजोबियम बैक्टीरिया का और लेगुमिनस प्लांट का, उसी को पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी, कि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट है वो कैसे रिप्लेस दोबारा कैसे आ जाता है। कि मिट्टी के अंदर मान लो कुछ न्यूट्रिएंट है वो प्लांट यूज कर लेगा, तो क्या मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वे खत्म हो जाते हैं? नहीं, खत्म नहीं होते हैं, वे दोबारा से बनते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। कैसे होते हैं इस टॉपिक में ये पढ़ना अभी। प्लांट रिमूव न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, potassium and phosphorus from the soil as they grow, so these nutrients must be replaced into the soil so that soil remain productive। कह रहा है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है, नाइट्रोजन को, पोटाशियम को, फास्फोरस को, ये न्यूट्रिएंट है जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, और प्लांट इनको ले लेता है। कहाँ से लेता है? सोयल से, मिट्टी से ले लेता है, और जिससे कि प्लांट ग्रोथ करता है अपने। तो कह रहा है कि जो ये न्यूट्रिएंट है वे बाद में रिप्लेस हो जाते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है दोबारा बन जाते हैं, और दोबारा बनने के बाद मिट्टी के अंदर दोबारा बन रहते हैं और प्लांट इनका यूज करता रहता है। सो फार्मर एनरिच द सोइल बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसलिए जो फार्मर है, किसान है, वो मिट्टी के अंदर ऐड करता है, क्या ऐड करता है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये मिट्टी के अंदर वो ऐड करता है मैन्योर और फर्टिलाइजर, मटेरियल दैट कंटेन वन और मोर ऑफ न्यूट्रिएंट प्लांट नीड। कह रहा है कि मिट्टी के अंदर काफी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट के लिए आवश्यक होते हैं। इन ए फॉरेस्ट नो वन गोज टू ऐड फर्टिलाइजर। अब कह रहा है कि फॉरेस्ट, जंगल में क्या होता है? वहां पर तो कोई किसान नहीं होता, फार्मर नहीं होता है वहां पर, तो वहां पर कौन फर्टिलाइजर मिलाता है मिट्टी के अंदर? कौन मैन्योर मिलाएगा? वहां पर कोई नहीं मिलाता है, वहां पर अपने आप बनते हैं न्यूट्रिएंट मिट्टी के अंदर। कैसे बनते हैं देखो, बट द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड लीव्स, की जो पत्तियां, पेड़ की, पौधों की जो पत्तियां होती है जो गलने सड़ने के बाद मिट्टी के अंदर मिल जाती है, वे मिट्टी के अंदर मिलेगी तो न्यूट्रिएंट मिट्टी के अंदर दोबारा मिल जाएगा। अदर प्लांट एंड एनिमल मैटर एनरिच द सोइल विथ न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कि जब मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वे प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्लांट के अंदर जब वे एब्जॉर्ब होंगे तो लीफ के अंदर जाएंगे न्यूट्रिएंट, और लीफ जब टूट के नीचे गिरेगी मिट्टी पर, तो मिट्टी के अंदर वे न्यूट्रिएंट दोबारा आ जाएंगे, फिर कोई दूसरा प्लांट उनको न्यूट्रिएंट को यूज कर लेगा। ऐसे फॉरेस्ट के अंदर न्यूट्रिएंट कवर होते हैं, रिप्लेस होते हैं। As we have discussed earlier, rhizobium also make the soil rich nutrient। rhizobium पिछले टॉपिक में पढ़ा था, rhizobium जो लेगुमिनस प्लांट की रूट में रहता है, ये सोइल के अंदर नाइट्रोजन को रिप्लेस करता है। एक ग्राफ है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजर। कह रहा है कि जो डेड पार्ट होता है किसी पेड़ का या फिर एनिमल्स का, उसका डिकम्पोजिशन गल सड़कर मिट्टी के अंदर आ जाता है वो, और जो फर्टिलाइजर होते हैं वो भी मिट्टी के अंदर मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वे भी नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। मैन्योर, मैन्योर होता है जो खाद बनाया जाता है, किसी कोई भी आदमी बना सकता है खाद, गले सड़े मटेरियल को कॉर्नर में डाल के उसको गड़ाता सड़ाता है, कुछ पानी डाल देता है उसके अंदर, तो वो गल सड़ जाता है, कुछ दिनों के बाद वो मैन्योर बन जाता है। उसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट इकट्ठा हो जाते हैं, वे भी मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, और इन्हीं तरीके से मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वे रिप्लेस होते रहते हैं, बनते रहते हैं। चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, कल हम एक्सरसाइज करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे।